जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 के वैकेंसी थे और एग्जाम कब हुए थे तो 2021 में हुए थे कोरोना के कारण। तो एनटीपीसी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हुए हैं 2014 से रेलवे के सारे पीडीएफ उपलब्ध रहेंगे। जैसे हो गया एनटीपीसी, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, फिर जाके ग्रुप डी हो गया। सारे क्वेश्चन पेपर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये डेट है 11/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर अभी जो एग्जाम चल रहा है 5 जून से स्टार्ट हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 4 संख्या दी गई है, इसमें से 3 किसी न प्रकार से एक समान है, एक असंगत है, तो असंगत संख्या की चयन करें। 7 है, 5 है, 10 है और 2 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए भी अभाज्य संख्या है, ए भी अभाज्य है, ए भी अभाज्य है और ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। ए भी अभाज्य है। बहुत कोई 2 को भाज्य मान लेते हैं, यानी कि भाज्य मान लेते हैं, ठीक है, भाज्य मान लेते हैं, लेकिन 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि जिसमें से स्वयं और एक से भाग लगे, स्वयं और एक से भाग लगे, एक से भाग लगे। तो 2 वैसा ही संख्या है, 2 में सिर्फ एक से और स्वयं 2 से भाग लगेगा और किसी संख्या से लगेगा नहीं, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 7, 5 और 2 ये क्या है? अभाज्य संख्या। और जबकि 10 क्या है? 10 है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा? 10। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, 10। अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? क्वेश्चन क्या नहीं जैसे लगा दिया तो इसका मतलब है कि चारों के बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नहीं वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। तो देख के कह रहा है कि कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है, तो सिंधु घाटी मरुस्थल भारत में नहीं है। सिंधु घाटी भारत में नहीं है, तो ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में यह क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान का भाग है चोलिस्तान, यानी कि सिंधु घाटी कहाँ पड़ता है? तो यह पाकिस्तान। संपीड़ित घाटी शीत मरुस्थल की बात करें तो ये भारत में ही है। कहाँ है ये? भारत में ही है। भारत के कहाँ है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश। ये जो है शुष्क स्थल है। कैसा है? शीतकालीन बर्फ से ढका हुआ रहता है। थार मरुस्थल की बात करें तो ये भारत के राजस्थान में है। कहाँ है ये? इंडिया के राजस्थान में है और पाकिस्तान दोनों में मिला हुआ है, ठीक है। इंडिया में बात किया जाए थार का तो 61% भाग भारत में है और 39% भाग कहाँ है? तो पाक में है। 61% कहाँ है? इंडिया में और 39% कहाँ है? तो पाकिस्तान में। राजस्थान का एकदम थार बालू, एकदम पूरा बालू है माहौल। कच्छ की बात करें तो ये कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिला में ही है। कहाँ पे? कच्छ एक जिला है, वहीं पे है। तो ये कैसा भूमि है? तो ये दलदल टाइप का भूमि है। कैसा? नमकीन दलदल टाइप का भूमि है, ना कि ये मरुस्थल है, ठीक है, कच्छ की रण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े।
अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या प्रयुक्त होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो Mg। मैग्नीशियम के अगर परमाणु संख्या की बात करें, किसकी बात करें, पर ये सब क्वेश्चन पूछता है, परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। और द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें, ये कितना होता है, 24 होता है। ठीक है। अब यहाँ से न्यूट्रॉन का निकालने बोले था, परमाणु संख्या को A कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को Z कहते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, A - Z। ठीक है, यह Z - A हो जाएगा। तो इस तरह आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज के लिए जो प्रतीक होता है मैगजीन, मैगजीन के लिए होता है Mn। ठीक है। और मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की बात करें, इसका एटॉमिक संख्या होता है 25। कितना होता है, 25। इसका संकेत की बात करें तो Mn। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका संकेत है Mg। ठीक। मोडेबिन के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, मोडेबेंडन के लिए, मोलिबडेनलेन के लिए होता है प्रयुक्त। ठीक है। इसका परमाणु संख्या, इसका संकेत होता है MO। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, 52 होता है। और द्रव्यमान संख्या की आप बात करें तो कितना होता है, 96 होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, तो ये रखा गया है 2a के वर्ग में। ठीक है। और आवर्त की बात किया जाएगा, आवर्त की बात किया जाएगा तो आवर्त में ये जो 3 आवर्त में रखा गया है, तीसरे आवर्त में लिखा गया है। ठीक है। वर्ग होता है 7, वर्ग कितना होता है, 7। आवर्त होता है 7, वर्ग होता है 9। ठीक है। आवर्त कितना होता है, 7 होता है, वर्ग कितना होता है, 9। और A B करके अगर देखा जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो वर्ग कितना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कूट भाषा में Fi के एक UrPZ के रूप में लिखा जाता है, तो EHJZ को किस तरह लिखा जाएगा। देख लेते हैं क्या लिखा गया। Fi के एक को क्या लिखा है, UrPZ लिखा है। तो पूछ रहा है कि EHJZ को क्या लिखेंगे। तो पहले इसमें हमको पकड़ना होगा कि क्या किया गया होगा। तो सबका पहले फेस वैल्यू लिख लेंगे। ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है और ये 1 होता है। इसका बात करें तो ये 21 होता है, ये 18 होता है और ये कितना होता है, 16 और ये होता है 26। तो देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ 27, अगर अपोजिट होगा तो दोनों का योग 27 होगा। जैसे 6 + 21 का 21 प्लस कितना बराबर हो जाएगा, 27। ठीक है। तो इसका मतलब ये अपोजिट है। दूसरा की बात करें 9 + 18, तो देख रहे हैं ये भी 27 हो रहा है, यानी कि ये भी अपोजिट है। तीसरा की बात करें तो 11 + 16, ये भी 27 है, यानी कि ये भी अपोजिट है। अगला की बात करें तो 1 + 26, ये भी कितना है, 27 है। यानी कि अगर दोनों का योग 27 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट लिया गया है। तो F का अपोजिट U होता है, I का अपोजिट R होता है, K का अपोजिट P होता है, KP ठाकुर, A का अपोजिट Z होता है। तो E का अपोजिट क्या होगा, E का अपोजिट होता है V होता है। H का होता है हाई स्कूल, H का होता है S होता है। J का होता है Q, JQ। ठीक है। Z का क्या होगा, तो A हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, VSQA। VSQA किस में है, तो ऑप्शन नंबर A में, इट इज द राइट आंसर। अपोजिट लेके चला गया था। ठीक है। क्या लेके चला गया था, अपोजिट लेके चला गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसकी बात करें 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस।
कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस या फिर मातृ दिवस, पृथ्वी दिवस या फिर मातृ दिवस। 5 जून का बात किया जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब से मनाते हैं? तो ये 1986 से मनाते हैं। ठीक है, 17 जून की बात करें, 17 जून को तो ये विश्व सूखा रोकथाम या फिर क्या कहते हैं, मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17 जून। 22 मई की बात करें तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि विश्व, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है, तो अगर पूछा जाए कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस की बात करें दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस की बात किया जाए, विश्व वन दिवस की बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। विश्व जल दिवस की बात किया जाए, विश्व जल दिवस की बात किया जाए, ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, पृथ्वी दिवस की बात किया जाए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, ओजोन परत दिवस की बात किया जाए, क्योंकि ये भी इसी से संबंधित है। ओजोन परत दिवस की बात किया जाए तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस है, ये भी आपके एग्जाम में आ जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन हैं? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब है। कौन है? तो स्टीव जॉब है। ठीक है, बिल गेट्स की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। चार्ल्स फिंड की बात किया जाए तो ये IBM कंपनी का हो गया। IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तैराकी जिसकी स्थिर चाल में 9 किलोमीटर पर आवर है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्या करा है कि स्थिर चाल में जो है इस वस्तु, यानी कि स्थिर चाल में इसका चाल कितना है? स्थिर चाल की बात कर रहा है, तो ये कितना चलता है? तो 9 किलोमीटर पर आवर चलता है। ठीक है, तो जल की चाल क्या हो जाएगा? जल की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, माना। तो दूरी कैसे निकलेगा? सापेक्ष दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है यानी कि सापेक्ष गति में तो क्या हो जाएगा? जब दोनों धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा कि दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो या इसीलिए इसको लेते हैं सापेक्ष दूरी। सापेक्ष गति हो जाएगा या चाल कर सकते हैं, गुना समय हो जाएगा। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा? समय। सापेक्ष दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 9 किलोमीटर। सापेक्ष दूरी हमें एक चीज़ का पता है, इसका है x और इसका है 9, तो कितना हो जाएगा? 9 + x मान लेते हैं, बराबर समय कितना दिया? इंटू होगा। यहाँ पे समय कितना दिया? 45 मिनट। बाकी सब किलोमीटर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू तो निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उधर से इस पार आ जाएगा 9 गुना, ये पलट जाएगा, इस 60 चला जाएगा ऊपर, 45 आ जाएगा नीचे, बराबर क्या हो जाएगा? x + 9।
जो कटेगा तो कटा देंगे, ठीक है। तो एक कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 5 बार में। कितने बार में कटेगा? 12 बार में। यानी कि 12 बराबर क्या हो गया? x 9 प्लस 3, 9 प्लस x, ठीक है। तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9 के इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 9 इक्वल टू x। कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो यानी कि धारा की चाल कितना है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जिनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण है? लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि किसके लिए? भारत के आत्मनिर्भर होने के कारण? नहीं, ये नहीं है। पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता का कारण? ये सही है, क्योंकि पहली बार जो भारत के द्वारा 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले इसका डोमिनियन स्टेट का मांग था, ठीक है, कि आप भी शासन कीजिए, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हम भारतीयों से भी पूछा कीजिए। डोमिनियन स्टेट का मांग था, लेकिन 1929 में इन्होंने कह दिया कि टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता। तुम भारत छोड़ के जाओ भारत से, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब? 1929 में, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए अध्यक्षता कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या किया गया था? तो लाहौर के रावी नदी के किनारे, लाहौर के रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे भारतीय यानी कि झंडा फहरा दिया गया था। भारतीय झंडा फहरा दिया गया था। तो उस समय तो चरखा वाला तिरंगा था, ठीक है, तो वो फहरा दिया गया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारा के साथ फहरा दिया गया था, ठीक है। कौन से नदी के किनारे? तो ये भी क्वेश्चन आता है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और नारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? अब यहाँ पे क्या कर दिया? नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे सूर्य मंदिर की बात करें तो ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं की बात किया जाए तो किया गया है। आगरा का किला किया गया है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, हवा महल। हवा महल को शामिल नहीं किया गया है। अभी तक बात करें तो 40 विश्व धरोहर भारत में है, जो कि यानी कि विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। कितना है? 40, जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे आगरा का किला ये प्रमुख है, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, सांची की बौद्ध स्तूप, ठीक है, एलोरा की गुफा, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं का मकबरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, महाबौद्धिक मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सब फेमस है, जो कि ये 40 में शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र है। यहाँ से कोई लाइन गुजरेगा, ए वृत्त का केंद्र है। यदि पी ए बी 35 डिग्री हो, ए कोण का मान दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री। तो पूछ रहा है ए आर एस ज्ञात करे। ए आर एस ज्ञात करे। ए आर एस ज्ञात करे। ए नहीं है तो एस नहीं है तो एस, हाँ एस यहाँ पे। ए आर एस ज्ञात करे। ए कौन पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ए पी बी कितना दिया हुआ है? ए पी बी कौन पी ए बी दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। ए कौन दिया हुआ है? 35 डिग्री। और पूछ रहा है कि पी ए बी बराबर हो जाएगा, पी ए बी बराबर किसका हो जाएगा? तो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण क्या है? तो ये कोण है
पी, ये हो गया पी, ये कौन है पी आर बी, पी आर बी, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 45 यानी 35 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही जीवा पर बना हुआ कोण क्या होता है, एक ही व्यास पर बना हुआ कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर, व्यास क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोण आर यहाँ पे जो है, कोण आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए आर बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है कि कोई हॉल है जिसकी लंबाई कह रहा है कि 7 मीटर अधिक है, किससे? चौड़ाई से। तो चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? x + 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। x + 7 मीटर होगा। कह रहा है कि इसका परिमाप 62 मीटर है। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × L × B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई = 62 दिया हुआ है, ठीक। तो लंबाई क्या दिया हुआ है इसका देख लेते हैं। 2 × हो गया वृत्त दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है x और लंबाई दिया हुआ है x + 7, ये दिया हुआ है 62, ठीक है। अगर इससे हम कटा देते हैं तो कितना बार में जाएगा? 31 बार में। तो क्या हो गया? 2x + 7 = हो गया 31। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 31 - 7, 2x = हो जाएगा, इसमें जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24। तो x बराबर क्या हो गया? 24/2 यानी कि 12 मीटर। x का वैल्यू आ गया 12 मीटर। तो अब क्या कर रहा है कि हॉल की लंबाई क्या है? तो हॉल की लंबाई हमने क्या माना था? x + 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 यानी कि 12। x का वैल्यू कितना है? 12 + 7 = 19 इज द राइट आंसर। 19 मीटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। तो वो कौन थे? जहां आरा, ठीक है। शाहजहां की बात किया जाए तो इसके समय में जो है ना, बहुत शहर बसाया गया था, बहुत शहर बहुत कुछ बताया गया था। शाहजहानाबाद का भी स्थापना किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां की बात किया जाए तो मुगल काल जो है ना, चरम उत्सव में था। किस में? तो स्थापत्य काल में, ठीक है। किसमें? तो वास्तुकला में सबसे ज़्यादा चीज़ जिसे बनाया गया ना, तो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया है, ठीक है। जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? तो शाहजहां ने बनाया है, लाल किला, ठीक है। ताजमहल हो गया, किसने बनाया? तो लाल यानी कि शाहजहां ने बनाया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये हो गया जामा मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद इसको भी किसने बनाया? तो फिर शाहजहां ने बनाया। दिल्ली के जो लाल ये है क्या कहते हैं, दिल्ली में जो आगरा का जो दीवाने खास उसी ने बनाया। मच्छी भवन तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। शीश महल की बात करें तो यानी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। नगीना मस्जिद की बात करें तो ये भी किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद की बात करें तो किसके द्वारा बनाया गया? ये भी शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इसमें पहले भाग का काम होता है, भाग दे देंगे 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो गया? 20 हो गया। आगे प्लस क्या है? 6, नीचे पीछे -9, तो 26 - 9 कितना हो गया? 26 में 9 जाएगा तो 17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है 35 वर्ष की स्कूल छात्र के समूह में माध्य कितना है? तो 16। एक 52 वर्ष से शिक्षक शामिल हो जाता है तो नए छात्रों का माध्य क्या होगा? क्या कह रहा है कि 35 स्टूडेंट था जिसका माध्य यानी कि वजन कितना था? 16। अब क्या कह रहा है कि एक नया शिक्षक शामिल हो गया है, ठीक है, तो यानी कि 35 प्लस 1 हो गया, टोटल संख्या 36। अब कह रहा है कि ये जो आदमी है इसका वजन कितना है? तो 52 kg है, 52 kg है। तो कहता है कि कितना वजन बढ़ेगा? तो सबका एवरेज 16 है तो 16 इससे माइनस कर देंगे, 16 इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36। अब ये 36 को जो है टोटल आदमी से भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे अभी कितना हो गया टोटल आदमी? 36, तो 36 से इसके भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो टोटल पहले उम्र था यानी कि 16, अब सबका 1 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 17 साल। एवरेज क्या हो जाएगा? 17 साल। इस तरह बना। अब अगर आप उस तरह भी बना सकते थे कि 35 गुना 16 इक्वल टू इतना, फिर 35 एक 36, 36 गुना 35 गुना 36, अब फिर इसमें 52 जोड़ते, जितना आता फिर 36 से भाग देते तो वो भी 17 ही आता। तो बनाने का सबका अपना अपना नियम है। अगला कानून, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का 24 गुना है। क्या कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है। अगर क्या कहते हैं कि महत्तम समावर्तक अगर x है तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना है? समावर्तक कितना है? 24x है, 24x है। यही कह रहा है कि 24 गुना है। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग दिया हुआ है इतना 750, किसका आता है? यही दोनों का एक एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है, कितना है? 750 है। तो निकल जाएगा 24 से कितना आ गया? 25, 25x का वैल्यू आ गया, 25x का वैल्यू आ गया 750। 25x का वैल्यू कितना आ गया? 750। 25x के बराबर का वैल्यू कितना आ गया? 750। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 750 बटे 25, कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में, तो 1 0 30, यानी कि x का वैल्यू आ गया 30। 900 निकल के आ गया, 900 निकल के आ गया 30। अब क्या चाहिए हमें चाहिए क्या? तो इन संख्याओं में से एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे, ठीक है। दूसरी संख्या क्या करे? ज्ञात करे। तो ये मोसो हो गया। अगर लोसो निकालते हैं तो लोसो कितना हो जाएगा? लोसो हो जाएगा 30 गुना 24, 30 गुना 24 हो जाएगा, यानी कि 720। अब उनमें से क्या कर रहा है कि 720 होगा तो ये क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इज टू एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं दिया है 90, तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ 720 इंटू 30 है। तो ये 30 से कितना बार में चला गया? 3 से कितना बार में? 24, 240। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 240 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? ये श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। कुछ और हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, तो देख लेते हैं। जैसे लाल बाग की बात करें, लाल बाग की बात करें तो ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। शालीमार बाग की बात करें, शालीमार बाग की बात करें तो ये कहाँ है? ये श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में है।
ठीक। बुद्ध जयंती पार्क की बात करें, बुद्ध जयंती पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली पे। कहाँ है? न्यू दिल्ली पे। ठीक है। वृंदावन गार्डन की बात करें, वृंदावन गार्डन की बात करें, वृंदावन गार्डन की बात करें तो ये कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक। मुगल गार्डन की बात करें, मुगल गार्डन की बात करें तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और जो है ना लाल किला उसी के अंदर है। रॉक गार्डन की बात करें, रॉक गार्डन की बात करें तो ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में जय सिंह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? रंजीत सिंह। चंडीगढ़ में है। ठीक। निशांत बाग की बात करें, निशांत बाग की बात करें तो ये कहाँ है? ये है श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक। सिकंदर बाग की बात करें, सिकंदर बाग की बात करें ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अल्फ्रेड पार्क की बात करें, अल्फ्रेड पार्क की बात करें तो ये कहाँ है? इलाहाबाद में। ये इसी पार्क में यानी कि कौन? तो सुभाष चंद्र बोस, अपने आप सुभाष चंद्र बोस नहीं, अरे यार क्या नाम था, सुभाष चंद्र बोस इसी में अपने आप को गोली मार लिए थे, अल्फ्रेड पार्क में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो क्या करेंगे? पहले तो 1000 के अंदर आने वाला संख्या, इसका मतलब क्या है कि 1000 के अंदर, तो 1000 को शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल करेंगे? इसको शामिल करेंगे। इसको 11 से भाग दे देंगे। उसके बाद 100 के बीच, 100 से बीच यानी कि 100 को नहीं लेंगे, 101 लेंगे। इसको 11 से भाग देने के बाद घटा देंगे, जो आंसर आएगा। अगर हम इससे भाग देते हैं 11 से, कितना बार में जाएगा? 11 में 99, बचा कितना? 9। फिर 11 में 99, कितना आ जाएगा? 99 हो गया। अगर इसका बात करें तो कितना बार में जाएगा? 11 में 99, 9 बार में। 90 में 99 में से 9 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 90। 90 में 11 में 99 एक बार में, तो ये कितना हो जाता है? ये नहीं जाता है तो ये 0 हो जाता है ना। तो 90 में 9 गया तो कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। 81 संख्या ऐसे होंगे जो कि कितने से डिवाइड होंगे? 11 से भाग लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी इतना रुपए लाभ अर्जित करता है। तो भगत राम का हिस्सा क्या होगा? एक कौन है? राम सागर है। एक कौन है? राम सागर है। दूसरा कौन है? भगत राम। भगत राम दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 10:13 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि लाभ हुआ है। लाभ कितना का हुआ है? लाभ हुआ है 8050 रुपये का। तो ये दोनों का रेशियो में टूटेगा, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23। तो एक का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये हो गया 23 दिया हो जाएगा 66, 3 फिर जाएगा कितने बार में? 5 फिर 0, यानी कि 750। एक का वैल्यू कितना आ गया? 750। ये 350। तो हमें किसका पूछा है? हमें पूछा क्या है? भगत राम का। तो भगत राम का रेशियो कितना है? 13। तो क्या हो जाएगा? 350 इंटू
13, इसको गुना कर देंगे, जो राइट आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 4550 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? यानी कि पहले का नाम क्या था? तो पहले का नाम देखें तो क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। ट्राम्बे क्या है? पुराना संस्था था। ठीक है। अगर देखा जाए कि भारत में बीआरसी अभी जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। इसका किसके द्वारा किया गया था? तो होमी जहांगीर के द्वारा, होमी जहांगीर के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो होमी जहांगीर के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या था बीआरसी का? इसका मुख्य उद्देश्य था नाभिक के अनुसंधान, नाभिक के ईंधन चक्र, यही सब था। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना, ये सब तकनीक था। अगर बात किया जाए भारत में नाभिक के हथियार का जनक किसे कहते हैं, न्यूक्लियर पावर का बात कहा जाए तो किसे कहते हैं? उसका जनक कौन है? तो है डॉक्टर राजा रमन्ना है। ठीक है। अगर बात किया जाए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये कब बना था? कलपक्कम, तमिलनाडु, 1971 में। कब? 1971 में स्थापित किया गया था। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि भारत के लिए परमाणु यानी कि परमाणु बनाता है, न्यूक्लियर यानी कि एनर्जी के लिए। जैसे अप्सरा की बात करें, अप्सरा की बात करें, इसकी स्थापना हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। साइरस की बात करें, किसकी बात करें? साइरस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब? 1960 में। जर्लिना की बात करें, जर्लिना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961 में। ठीक है। पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा 1 की बात करें, 1 की बात, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब? 1972 में। ध्रुव की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। तो ये प्रमुख एटॉमिक रिसर्च सेंटर सब है बीआरसी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? सबसे लंबा पेड़ वाले तो रेडवुड है। क्या है? रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प को उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। क्या क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। दूसरे में क्या क्या दिया गया है? दूसरे में दिया गया है 34 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, तब 37 दिया हुआ है, 40, 43, 46 और 49 दिया हुआ है। तो तीसरे में क्या क्या दिया हुआ है? तीसरे में दिया हुआ है 69, 73, 77, इसमें वाट 85 और 89। तो पूछा है कि इसमें क्या होगा। तो हम देख रहे हैं पैटर्न क्या किया गया है, 2-2 का इंक्रीमेंट किया गया है। 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 19, 19 में 2 इसमें, यानी कि इसमें +2 किया जा रहा है।
सेकेंड वाला में देखें तो 34 से 37 3 प्लस 37 से 40 3 प्लस 40 से 43 3 प्लस 43 से 46 3 प्लस 46 से 49 3 प्लस, यानी कि 3 का प्लस हो रहा है। इसमें 2 का प्लस, इसमें 3 का प्लस, तो अगले में क्या होगा 4 का प्लस होगा। 79 से इतना 4 का प्लस हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 77 प्लस 4 क्या हो जाएगा 81। 81 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया गया है? तो वो कंपनी कौन है? IBM। IBM कंपनी है। IBM कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका, USA, अमेरिका में है। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना की बात किया जाए, IBM कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, IBM कंपनी की वर्तमान में बात किया जाए तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा कंपनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही सबसे बड़ा निर्माता कंपनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आगामी एग्जाम में जो चल रहा है 5 जून से 24 जून तक जो चलेगा, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी एग्जाम TCS द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके 24 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज 25 नंबर से देखेंगे। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। एक क्वेश्चन है 10/11/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के जो NTPC के एग्जाम हुए थे उनके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फोटॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ द फोटॉन। ठीक है, फोटॉन का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। फोटॉन जो एक कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उच्च स्तरीय भाषा है। कैसा भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा है, लैंग्वेज है। किसका? कंप्यूटर का। फोटॉन हो गया, कोबाल हो गया, ये सब क्या है? तो उसी का लैंग्वेज है। फोटॉन का काम क्या होता है? फोटॉन का काम होता है कि जैसे गणित वाला सिस्टम हो गया, बीज गणित पर आधारित प्रोग्राम जो होता है, उससे बहुत ही कम समय में और बहुत एक्यूरेट, बहुत कम समय में, जितना मनुष्य आधा घंटा लेगा समय, तो ये 10-15 सेकंड में कर देगा। तो कम समय लेता है। ठीक है, बीज गणित का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, इससे साइंस डेवलपमेंट में भी काम आता है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, वैज्ञानिक कार्य में भी ये काम आता है। ठीक है, प्रोग्राम इससे बनाया जाता है। अगर इसका कंप्यूटर भाषा के विकास की बात किया जाए कि फार्मूला ट्रांसलेशन जो कोबाल्ट यानी फोटॉन है, इसका आविष्कारक कौन था? इसका आविष्कारक था विकास JW बेगम। किसने? JW बेकम। कौन था? JW बेकम। कब? तो 1987 में किया, 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में इस भाषा का यानी कि विकास किया था। ठीक है, कंप्यूटर का और भाषा है कोबाल, COBOL, कोबाल। इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस
ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबाल भी कंप्यूटर का, और बेस भी एक और है BASIC, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजर्स ऑल प्रोसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा ही, 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है 100 में से, तो कंप्यूटर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का मान 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कह रहा है कि उसका योग कितना है, तो 12 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके अंकों का क्रम पलट देने पर, तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्या का इकाई अंक, माना कि संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक x है, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा 10th माइनस x हो जाएगा, यानी कि 12th है ना दोनों का योग, ये हो जाएगा 12th माइनस x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा है कि यदि अंकों का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या 7 गुना हो जाता है मूल संख्या का। तो अभी अगर हम मूल संख्या देखें तो मूल संख्या क्या आएगा, मूल संख्या क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद इकाई के जगह में क्या है, दहाई के जगह में क्या है, 12 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 120 माइनस 10x प्लस x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 9x, 120 माइनस 9x, एक संख्या प्राप्त हो। अब नई संख्या क्या प्राप्त होगा, नई संख्या क्या प्राप्त होगा, नई संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 हुआ प्लस, अब क्या हो जाएगा, अंकों का क्रम बदल देंगे, तो x प्लस 12 माइनस x इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 12 माइनस x, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 12, दूसरी संख्या a प्राप्त हुआ। अब क्या करा है कि नई संख्या 7 गुना हो जाएगा मूल संख्या का, तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज क्या करा है कि प्रश्न से ही कह रहा है कि नई संख्या प्राप्त संख्या से क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। तो नई संख्या का कितना है, 7 गुना है, कितना है, 7 गुना, ये तब क्या हो जाएगा, मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है, मूल संख्या के 4 गुना के क्या है, बराबर है, 4 गुना के बराबर। नई संख्या क्या आया है, नई संख्या आया है 9x प्लस 12 इंटू हो जाएगा 7, तब इक्वल टू होगा, मूल संख्या क्या था, 120 माइनस 9x इंटू 4, ये कह रहा है कि आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 9 सत्ते 63x, ये कितना हो गया, 63x प्लस 12 सत्ते 84 इक्वल टू हो जाएगा 480 माइनस 9 चौके 36x। अब x वाले को x जगह ला के माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, x वाले को एक जगह ला के माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इधर से माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63x ना, 63x प्लस 36x को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 99x। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 396, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 396 बटे 99, कितना बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो अब हम संख्या बना सकते हैं, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या क्या था,
120 माइनस 9x, तो 120 माइनस 9x, 9 इंटू 4, 120 माइनस 36, 120 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 84। तो मूल संख्या क्या था 84 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं। ठीक है, कितने शामिल हैं। इसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसके 5 अस्थाई देश हैं। 5 अस्थाई देश हैं कौन कौन देख लीजिए। पहला है यूएसए, चाइना है। कौन कौन है, यूएसए है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है। और क्या है, रूस। ये 5 देश जो है क्या इसका अस्थाई सदस्य है। 5 ऐसे देश हैं अगर किसी भी फैसला में अगर 4 एक तरफ और एक तरफ हो जाए तो वो फैसला नहीं होगा। जब तक 5 का बहुमत एक साइड नहीं होगा तब तक वो काम परफेक्ट नहीं होगा। कि 5 में से कोई एक ना बोल दिया तो काम नहीं होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वीटो पावर, यानी कि 5 को वीटो पावर उपलब्ध है। और अस्थाई सदस्य कितने हैं तो ये 10 होते हैं। हर एक 2 साल में इसका कार्यकाल 2 साल का होता है अस्थाई सदस्य का। ठीक है, भारत अब तक 8 बार इसका सदस्य बन चुका है अस्थाई का। ठीक है, कितने बार, 8 बार इसके सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है विश्व के सबसे बड़े पुलिस, कह सकते हैं पुलिस मैन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया का रक्षा बनाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, कोई देश आपस में लड़े नहीं झगड़े नहीं, इन सब बातों पर यह ध्यान रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा है। कहाँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करें तो कब किया गया था 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। कब, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, क्या मनाते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने देश इसके यानी कि सदस्य हैं तो 194 है। कितना है, 194 देश इसके सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु के वर्ग के बच्चे को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाना और उनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो कितने वर्ष के उम्र के बच्चे को, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा क्या आ गया है तो फंडामेंटल राइट्स हो गया है। फंडामेंटल राइट्स हो गया है। तो ये कब से लागू किया गया है तो 2000 से। ठीक है, तो ये जानते हैं कि 2000 में हुआ क्या था। ठीक है, क्यों इसको इसमें शामिल कर दिया गया सर्व शिक्षा अभियान। अगर बात किया जाए कि 2000 में पीएम कौन थे, किसके द्वारा लागू किए तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। ठीक है, ये पास हुआ था 2000 में, लेकिन लागू की बात करेगा तो 2001 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि प्रारंभिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। और ये बच्चे का क्या होगा तो यह मौलिक अधिकार होगा। बात करें कि ऐसा क्या हुआ था क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के
सेनेगल की राजधानी डकार में, देश एक सेनेगल, सेनेगल की राजधानी कहाँ है तो डकार है। डकार में एक विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था, जिनमें से कि विश्व के सभी देशों ने भाग लिया था। और प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन में 6 बिंदु पर बात हुआ था। कितना? 6 बिंदुओं पर बात हुआ था, चर्चा किया गया था। इन 6 बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, और ये कहाँ पे रखा गया है तो 21 के को में रखा गया है। सर्व शिक्षा अभियान को कहाँ रखा गया है अनुच्छेद में तो 21 के को में रखा गया है। मौलिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर संशोधन पूछेगा तो 46वां संशोधन, 86 अमेंडमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30 अंक प्राप्त किए और लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया। क्या करा है? कोई है मोहित, ठीक, 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 25 अंक और ये लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता है। लेकिन अन्य छात्र जिसने 38%, एक अन्य स्टूडेंट है जो कि 38% अंक लाया और कह रहा है कि प्राप्त अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक से 15 अंक अधिक है। अगर ये 15 अंक कम भी लाता फिर भी ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने प्रतिशत चाहिए? तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्रतिशत चाहिए। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो इसमें क्या करते हैं कि परसेंटेज वाला को एक जगह और नंबर वाले को एक जगह लिखते हैं। परसेंटेज है इसको माइनस कर देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8%। इसको क्या करते हैं, अंक जब पास फेल वाला आ रहा है तो इसको जोड़ देना है। कब जोड़ना है? जोड़ कब करना है? जब पास और फेल दोनों हो। ठीक है, पास फेल दोनों हो तब जोड़ना है। या फिर घटाना कब है? घटाना रहेगा जब फेल रहेगा या फिर पास रहेगा। दोनों अगर सेम रहेगा तो क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, एक पास हुआ एक फेल है, तो ये क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 40 हो गया। 8% का वैल्यू हो गया 40। तो हम किसी एक को भी निकाल लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि 30% का निकाल लेते हैं, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा? मान लिया x कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, कितना हो गया? 40 × 30/8। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। कितना हो गया? 15 गुना 150, 150 हो गया 30 अंक, 30%। और 25 अंक लाता तब पास होता। तो इसमें 25 अंक क्या कर देंगे? और जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 175। 175 नंबर लाने से पास हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर 8% बराबर 40 है तो 100% बराबर की, यानी कि फुल मार्क्स कितना का हुआ होगा, यही ना। तो कर लेते हैं। 8% का मान कितना है? 8% का मान है 40, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? मान लेंगे x, 40 × 100/8। 8 से कितना बार में कटेगा? 5। 5 × 100 500। तो फुल मार्क्स कितना का था? तो 500 का था। टोटल मार्क्स कितना का था? तो 500 का था। तो 500 का 170 निकाल देंगे। 170 × 100/500 कितना बार में कटेगा? 0000 चला जाएगा। 5 से कितना बार में कटेगा? 5 तिया 15 बचा 3, 5 तिया 15, यानी कि 35% लाना होगा। कितना परसेंट? 35% लाना होगा, तभी वो पास होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में किस IIT को 7 ईट राइट कैप्स में से एक के रूप में घोषित किया गया है?
वो कौन है? आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? आईआईटी गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो 1853 में तो वायु मार्ग नहीं था, तो रेल मार्ग होगा। क्या होगा? रेल मार्ग। अगर 1853 की बात करें, 1853 की, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी था। ठीक है। डलहौजी ने उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, रेल मार्ग बिछाने का। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो पहली बार जो है भारत में रेल जो बिछाया गया था, वो 1849 में बिछाया गया था। कहाँ से? तो कलकत्ता, कलकत्ता और रानीगंज के बीच, रानीगंज के बीच बिछाया गया था। लेकिन यह इसमें ट्रेन नहीं दौड़ी थी। ट्रेन कब दौड़ी? तो 16 अप्रैल 1853 में दौड़ी। कहाँ से? तो मुंबई और थाने के बीच। बम्बई, उस समय बम्बई था, बम्बई और थाने के बीच, थाने के बीच। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 34 किलोमीटर लंबा था। कितना था? 34 किलोमीटर लंबा था। डलहौजी को देखा जाए तो भारत में विकास, राज्य हड़प की नीति भी, लेकिन ये विकास भी किया, जैसे डाक प्रथा हो गया, फिर क्या कहते हैं, टेलीग्राम हो गया। ये सब का जनक भारत में लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। सिविल एग्जाम हो गया, जिसको अभी हम लोग यूपीएससी कहते हैं, ये सब डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। अगर देखा जाए कि भारत में रेल का विकास काल कब था, रेल का विकास काल, विकास काल समय क्या था? वो डलहौजी के शासनकाल था, और उसके बाद जो लॉर्ड रिपन आए थे, यानी कि 1849 से लेकर 1864 के बीच एक काल भारत में रेल बहुत विकास किए थे। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 में आए थे और 1856 में चले गए थे। कब? 1856 में चले गए थे। उसके बाद आया था लॉर्ड कैनिंग, जिसके शासनकाल में जो क्या हुआ था कि 1857 जैसी महान क्रांति हुआ था। ठीक है। अगर भारत पूछा जाए कि भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन, हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या था? हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या था? तो उसका नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन। आ भी सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अरविंद अडिग है। अरविंद अडिग। ठीक है। ये इंग्लिश के लेखक हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन क्या है? इंडियन है। किस इंडियन है, लेकिन किस लैंग्वेज में लिखता है? तो इंडियन में। द वाइट टाइगर के लिए इसे मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? तो 2008 में। कब दिया गया है? 2008 में से मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है। कुछ और भारतीय हैं जिसे मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। मैन बुकर पुरस्कार हो गया कि साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। क्या? साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में सेकेंड हाईएस्ट। साहित्य में तो पहला एक हो गया, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, पहले स्थान पर नोबेल है।
सेकेंड स्थान में मैन बुकर पुरस्कार है। सेकेंड स्थान में क्या है, तो मैन बुकर पुरस्कार है। ठीक है, कुछ और हैं जिसको कि भारत के जो कि मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, तो उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है वीएस नायपॉल। क्या है, वीएस नायपॉल, पॉल। ठीक है, वीएस नायपॉल। इसके पुस्तक का नाम क्या था, इन ए फ्री स्टैंड। इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। कब दिया गया था इसको, तो इसे को दिया गया था 1971 में। कब दिया गया था, 1971 में। अरुंधति राय को दिया गया था। अरुंधति राय को दिया गया था, अरुंधति राय। इसके लिए दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए दिया गया था। इसको कब दिया गया था, तो 1997 में दिया गया था। ठीक है, सलमान रुश्दी को भी दिया गया है। ठीक है, इसका पुस्तक का नाम क्या है, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया था। ये कब दिया गया था, तो इन्हें 1981 में दिया गया था। उसके बाद की बात करें तो किरण देसाई को दिया गया था। किरण देसाई को कब दिया गया था, तो इसे 2006 में दिया गया था। किसके लिए, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। किसके लिए, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। तो इतने भारतीय को अभी तक मैन बुकर पुरस्कार मिल चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य निकल जाएगा। कुल कार्य क्या हो जाएगा, 12 गुना 16 कितना हो गया, 12 गुना 16 टोटल कार्य हो गया। अब क्या कर रहा है कि 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में करता है, या तो ये जितना दिन में करेगा वो या उतने दिन में क्या कर रहा है कि 12 महिलाएं ओमेन कितने दिन में करता है, तो 32 दिन में करता है। दोनों बात बराबर है। अगर पुरुष करेगा तो 16 पुरुष 12 दिन में करेगा, अगर महिला करेगा तो 12 महिलाएं 32 दिन में करेगा। इतना कार्य है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, ये क्या कहते हैं, मेल फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 दो बार में कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 12 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक मेल बराबर 2 फीमेल। एक मेल बराबर क्या हो जाएगा, 2 फीमेल। 1:2 का रेशियो आ गया। नहीं, उल्टा हो गया। तो रेशियो बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 मेन 1 फीमेल के बराबर है। 2 मेन 1 फीमेल का कार्य क्षमता, ये तो हो गया कार्य। ठीक है, अगर ये हो गया कार्य करने की शैली। अगर कार्य क्षमता की बात, हमें तो कार्य क्षमता से मतलब है, क्या चीज़ से मतलब है, कार्य क्षमता से मतलब है। तो ये की रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, एक काम निकल गया। अगर पुरुष एक काम करेगा तो महिला को 2, यानी कि आदमी के बराबर हो गया। अब क्या कर रहा है कि प्रश्न से आगे पढ़ेंगे तो 16 पुरुष और 16 महिलाएं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किए, यानी कि 16 मैन प्लस 16 ओमेन मिलकर कितने दिन काम किए, तो 4 दिन काम किए। 4 से गुना कर देंगे। आगे क्या कर रहा है, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। जिसके बाद क्या कर दिया, महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया और अतिरिक्त 16 पुरुष कार्य में शामिल हो गए। तो 16 काम करना बंद कर दिया। अब ये काम कौन कर रहा है इसके जगह में, पहले से 16 मैन कर रहा था और अब 16 मैन और अतिरिक्त आया, फीमेल अब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्थितिक कार्य को पुरुष के शेष कार्य करने में
कितना समय लगेगा, तो शेष काम जो बचा है वो करने में कितना लगेगा, तो इसको मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं x। टोटल काम कितना था, टोटल काम तो यही था, ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, इसको टोटल काम ले लेते हैं या फिर इसको टोटल काम। अगर हम सारे में फीमेल मेल लिए हैं तो फिर ए वाला टोटल काम ले लेते हैं। टोटल काम हो जाएगा 16m इंटू 12। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। और 16 हो गया, 16m का वैल्यू क्या है, m का कार्य क्षमता क्या है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस इंटू 12। ठीक है, इंटू क्या हो गया 12। इतना काम हो गया टोटल। अब इधर करने वाला कौन कौन है देख लेते हैं। 16m के जगह में क्या लिखेंगे 2, 16 W के जगह में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि महिला का कार्य क्षमता कितना है 1 है, इंटू 4, फिर प्लस 16m का वैल्यू कितना है तो 2, फिर प्लस 16 इंटू 2 इंटू x का मान निकल जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 16 गुना 12 गुना 32 गुना 24 जब करेंगे, या इसको रहने देते हैं, जो कटेगा कटा देंगे, तो इसको रहने देते हैं। ये कितना हो गया 32 गुना 12, इधर हो गया 16 दूना 32 जोड़ 16, तो यहाँ से 32 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहीं से 32 का क्या हो गया कैंसिलेशन हो गया। अब आगे अच्छा कैंसिल नहीं होगा, अभी अंदर में है ना, रुक तो ये क्या हो गया, ये हो गया 16 दूना 32 प्लस 16 इंटू क्या है 4 है, फिर प्लस फिर क्या है 16 दूना 32 16 दूना 32 और फिर 16 दूना 32 इंटू x। ठीक है, तो x इसको क्या हो जाएगा, जब इसको घटा देंगे तो ये हो गया 48, और ये कितना हो गया 64। 64 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा 24, 24 घटा इधर कितना बचेगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 बटे 4। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे 4, कितना बार में कटेगा 3 दिन में, तो सारा काम कितने दिन में खत्म करेगा शेष पुरुष के द्वारा, तो 3 दिन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मुकुंद ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में 2.5 वर्ष के लिए यानी 1.2 वर्ष के लिए राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ली। ठीक है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक लिया साधारण ब्याज पर और एक लिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुंद से 61 रुपये अधिक भुगतान किया तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी। क्या करा है कि 2 आदमी है, कौन है, एक मुकुंद है और एक कौन है तो स्नेहा है, स्नेहा। ठीक है, करा है कि दोनों ने सेम राशि ली, राशि क्या है सेम है। ठीक, रेट भी क्या है, रेट भी क्या है सेम है, रेट भी क्या है सेम है, टाइम भी क्या है, टाइम भी बोल रहा है सेम है। ठीक, लेकिन ये लिया है मुकुंद लिया है साधारण में सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब करा है कि लेकिन इससे 61 रुपया ज़्यादा रुपया भुगतान किया है। मान लेते हैं मुकुंद किया 5000, तो ये कर रहा है कितना 5061 रुपये भुगतान कर रहा है, 61 रुपये भुगतान कर रहा है ज़्यादा। तो 61 रुपया क्या है, यही तो है CI और SI का अंतर है, CI और SI का अंतर है। तो समझ गए कि SI CI का अंतर क्या है, SI और CI का अंतर है, CI का अंतर है क्या 61 रुपये, 61 रुपये अंतर है। तो हम यहाँ से भी सवाल को बना सकते हैं, यहाँ से भी सवाल को बना सकते हैं, देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रेट कितना है, रेट है 10%, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है
1/1/2 यानी कि 3/2 ईयर्स, ठीक है, 3/2 ईयर्स। लेकिन अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगा, टाइम आधा, रेट आधा हो जाएगा 5% और टाइम दुगुना हो जाएगा। 3/2 इंटू 2 कर देंगे, 2 कैंसिल, यानी कि 3 टाइम हो गया 3 वर्ष। तो 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होता है, SI होगा 5 गुना 3 यानी कि 15%। लेकिन CI क्या हो जाएगा, CI में होता है कि ब्याजों का ब्याज लगता है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 3A इंटू 3A² इंटू, यानी ये प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है, और ये होता है A³ पॉइंट। तो अगर ये 5 का क्यूब करेंगे पॉइंट, और ये 5 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये 5 गुना 3, जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15.7625% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15.26। तो दोनों का अंतर क्या है, 15 तो दोनों में, तो दोनों का अंतर क्या है, 0.6725, 0.625। इसी का वैल्यू कितना है, 61 रुपये के बराबर है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों ने कितने राशि उधार लिया होगा, यानी कि 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, क्या हो जाएगा 61 गुना 100, और नीचे में हो जाएगा 0.67625। दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर कितना जीरो चला जाएगा, 4 जीरो चला जाएगा, ठीक है। अब इससे कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 एक बार। जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8000। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगुना समय लगाता है। आर्यन हो गया, और कौन है, विपिन हो गया, ठीक। करा कि 2 गुना कार्य लगाता है। समय की बात किया जाए तो इसमें कोढ़ी टाइप का कौन है, तो आर्यन 2 दिन लगाता है, तो विपिन 1 दिन लगाता है, ठीक है। जब कार्य क्षमता की बात आएगा तो कार्य क्षमता में क्या होता है, समय का रेशियो बदल जाता है। कार्य क्षमता की बात आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अगर कार्य करता है, तो 2 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, प्लस। टोटल कितना हो गया, 3 दिन, दोनों मिलकर करता है तो 2 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है सवाल में, तो उस कार्य को विपिन उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। तो विपिन की कार्य क्षमता हम देखें तो विपिन की कार्य क्षमता कितना है, 1 है, ठीक है। तो 3 यूनिट बराबर 2, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, अब आए क्या हो जाएगा 2 क्या हो गया, कैंसिल, 3 दिन। अकेला काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 3 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन, तो विपिन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, P/Q के रूप में इतना का रूपांतरण क्या होगा। इसको कहते हैं बार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इस टाइप का सवाल कैसे बनाते हैं देखते हैं। 0.037 है, इसके ऊपर क्या है, बार है। तो जितने लकीर के ऊपर बार है, ठीक है, कितने लकीर के अंक के ऊपर बार है, तो 1 और ये दूसरा। जितने लकीर के ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद देखना है। कब देखना है, तो दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद वाला से देखना है। तो कितने अंक पर नहीं है, तो 1 अंक पर 0 नहीं है, इस पे यानी कि बार नहीं है, तो उतना 0 बैठा देंगे, ठीक है, बैठा दिए। और ऊपर क्या हो जाएगा कि ये तीनों अंक को लिखेंगे, 037 लिख दिए।
अब इसमें जिसमें से बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे 37 में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 37, और नीचे क्या हो गया 990। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37009 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश के अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने से संबंधित प्रयास किए थे। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है, तो 1951 से 56। इसकी स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था, 15 मार्च। योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 मार्च 1951 को इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो पहला ये 5 साल का टर्म था, 5 साल में सरकार किस क्षेत्र में काम करना है ये सब देखना था। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड मॉडल पर था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था। किस पर, कृषि पर, क्योंकि उस समय भारत में बहुत बड़ा खाद्य समस्या था, खाने पीने का बहुत ही दिक्कत था, उस समय की बात है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 56 से 61 तक जाता है। दूसरी की बात करें तो 56 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक धंधा पर ध्यान दिया गया था। उद्योग धंधा पर, जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, ये सब जो है कि स्थापना किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महानबोलिस। कौन से, प्रशांत चंद्र पीसी महानबोलिस कहते हैं उसको, पीसी महानबोलिस, प्रशांत चंद्र बोलिस द्वारा विकसित किया गया मॉडल था। ठीक है, दूसरा पंचवर्षीय योजना। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या था कि कृषि पर यानी कि उद्योग धंधा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तीसरे पंचवर्षीय योजना खराब रहा, क्योंकि उस समय भारत के साथ 1961 में और 1965 में युद्ध हो गया था चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, और सूखा भी पड़ा था, तो विफल रहा था तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेकर चला गया था। ठीक है, बाकी की क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।